हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश भर में बहुत सारे आंदोलन हुए जो इससे जुड़े हुए थे, जिसमें हमने धर्सना कांड को पढ़ लिया था। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे लाल कुर्ती आंदोलन और जियाल रंग या जिसको जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है, रानी गिडालू और यदुनांग से संबंधित। तो इन दो आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इनके विषय में आपसे अलग से प्रश्न भी दिया जा सकता है टिप्पणी लिखने के लिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित होने वाली घटनाओं में ये प्रमुख आंदोलन थे। कौन कौन इसमें नेतृत्व करता थे, क्या क्या मुख्य घटनाएं हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन, चलिए इसको लाल से ही लिखता हूं मैं ताकि आप इसका नाम समझ सकें। लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट्स मूवमेंट। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कुछ लाल कपड़ों की जिक्र है, लाल कपड़ों से संबंधित है, तो उसको भी हम समझेंगे। लाल कुर्ती मूवमेंट जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही किया गया था। सबसे पहले हम इसके नेतृत्वकर्ता के विषय में जानेंगे। वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको किसने नेतृत्व दिया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आती है तो आपसे एक प्रश्न किया जाता है, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम लीग या अन्य मुसलमानों ने भरपूर सहयोग दिया था? तो उत्तर है नहीं। लेकिन राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया, और साथ में आप जिस नाम का उल्लेख करेंगे वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से हैं, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद ये शामिल हुए। और सिर्फ ये शामिल नहीं हुए व्यक्तिगत तौर से, इनका पूरा एक संगठन था, खुदाई खिदमतगार, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। पूरा अपना दल बल लेकर के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, और इन्होंने जो आंदोलन चलाया उस आंदोलन का नाम है लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट्स मूवमेंट। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के विषय में कुछ जान लेते हैं। ये पश्चिमी सीमा प्रांत जो अफ़गानिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र था भारत का, उसमें भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश सब पूरा एक भारत हुआ करता था। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का जो क्षेत्र है वो इलाका पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहलाता था। तो वहाँ पर पख्तून, वहाँ पे जो निवास करते थे उनको पख्तून कहा जाता था। ये स्वयं भी एक पख्तून थे। पख्तून पठान होते हैं। तो पख्तूनों में जन जागृति फैलाने के लिए ये बहुत पहले से काम कर रहे थे। वहाँ पर इन्होंने एक अखबार का भी संचालन किया था जो पाश्तो भाषा में था। पाश्तो अफ़गानिस्तान की भाषा है और उधर क्षेत्र में पाश्तो भाषा बोली जाती थी। तो पाश्तो भाषा में इन्होंने पख्तून नाम से एक अखबार निकाला, और उस अखबार को बाद में 10 रोज़ा नाम से ये आगे प्रकाशित करते रहे। बाद में उसका नाम जो है कर दिया गया था 10 रोज़ा। तो दो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि जो पख्तून अखबार था किस भाषा में था? वो था पाश्तो भाषा में। पाश्तो भाषा कहाँ की भाषा है? वो इसमें अफ़गानिस्तान की भाषा है। ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का मामला है। अब जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पख्तूनों में जन जागृति फैलाने के लिए गांव-गांव जा करके 500 से अधिक गांव में जा करके इन्होंने लोगों को जोड़ा। अपने आंदोलन के साथ में हजारों की संख्या में लोगों को जोड़ा। इसलिए इतने सारे लोगों का ये नेतृत्व करने लगे तो इनको संज्ञा दी गई बादशाह खान, यानी इनको जो है लोग कहने लगे बादशाह खान। इनके कुछ उपनाम हैं जो पूछे जाते हैं। इनको कहा जाता था बादशाह खां, और कुछ लोग इनको बच्चा खां भी कहते थे। बच्चा खां, बादशाह खां क्यों कहते थे? क्योंकि ये पख्तूनों के बादशाह के रूप में फेमस हो गए। बहुत सारे पख्तूनों को इन्होंने जोड़ लिया। इसके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आया तो उस समय ये गांधी जी के अनुयायी हो गए। इन्होंने गांधी जी को अपना टॉप मोस्ट लीडर स्वीकार किया, और गांधी जी के बताए हुए मार्ग, गांधी जी का मार्ग क्या है? सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग।
उसको इन्होंने पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया और स्वयं इन्होंने नहीं, अपने पूरे संगठन को, इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक, तो वो पूरे संगठन में इन्होंने अहिंसात्मक जो विचारधारा है उसको फैलाया और गांधी जी की विचारधारा पर चलने लगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। और तभी से इनको गांधी जी के विचारधारा पर चलने की वजह से इनको सीमांत गांधी कहा गया, या फिर फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इनके और क्या नाम है? इनको कहा जाता है सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, या इसको सरहदी गांधी भी कह सकते हैं। सीमांत का मतलब सरहद, सरहदी गांधी, चूँकि पश्चिमी उत्तरी सीमा प्रांत पर रहने वाले थे इसीलिए इनको जो है सरहदी गांधी, या इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे, फ्रंटियर गांधी, ये नाम इनको कहा जाता है। और अफ़गान क्षेत्र के रहने वाले थे उधर के, तो इनको कहा जाता था फ़क़े अफ़गान। तो एक नाम इनका और है फ़क़े अफ़गान। इनको बड़ा क्षमाशील भी कहा जाता था, बड़ा क्षमाशील। बहुत से लोगों का ये नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए ये सब इनके नाम उपनाम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। खास करके बादशाह खां और सीमांत गांधी, ये नाम बहुत पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि किसको ये कहा जाता था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और सभी के पीछे हमने आपको रीज़न बताया। अब इन्होंने पहले क्या किया था, अभी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आएंगे। तो इन्होंने कुछ कार्य किए थे। इन्होंने एक अखबार निकाला था, एक इन्होंने अखबार निकाला, अखबार का नाम था पख्तून। पख्तून वहाँ के निवासियों को कहा जाता है, पठान होते हैं ये। खान अब्दुल खान ने पठानों को अहिंसा की भाषा सिखा दी थी, जो उधर के लड़ाके माने जाते थे कि वो लड़ने में आगे माहिर रहते थे सैनिक के रूप में, तो उनको अहिंसात्मक आंदोलन से जोड़ दिया था, वो थे पख्तून। तो पख्तून नाम का इन्होंने एक अखबार निकाला, और ये किस भाषा में था, ये पाश्तो भाषा में था, पाश्तो भाषा में। पाश्तो कहाँ की भाषा है इस समय? अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है पाश्तो। चूँकि अफ़गानिस्तान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र था तो वहाँ की भाषा भी पाश्तो भाषा थी। और बाद में इसी अखबार का जो है नाम, इसका नाम जो है बाद में हो गया था 10 रोज़ा। बाद में 10 रोज़ा, ये इसका बाद में नाम हो गया था उसी पख्तून अखबार का। तो ये इनके एक अखबार का वर्णन है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक संस्था गठित की 1929 में। 1929 में इन्होंने एक संगठन बनाया लोगों का, और उसका नाम रखा खुदाई खिदमतगार। एक संगठन का निर्माण किया, और उस संगठन का क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत करने वाले यानी ईश्वर के सेवक, इसका मतलब होता है ईश्वर के सेवक। ये जो खुदाई खिदमतगार के मेंबर्स थे पख्तून, वो सब लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। पहले ये शुरुआत में सफ़ेद वस्त्र धारण करके अपना जो है कार्य करते थे, ब्रिटिश शासन के विरोध में आंदोलन किया करते थे। बाद में इन्होंने, चूँकि सफ़ेद शर्ट जो है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसीलिए इन्होंने रेड शर्ट्स को अपनाया। 2 कारण थे, एक तो रेड शर्ट्स जल्दी गंदी नहीं होती थी, दूसरा ये कि न्याय मांगने के लिए रेड शर्ट्स का प्रचलन था पहले से ही। अब ये जो इतना कार्य है, इसके बाद में खुदाई खिदमतगार जो संगठन है, इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। तो अब हम बात करते हैं 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब आया, तो ये जो संगठन है जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार, इन्होंने जो है भाग लिया, इसमें आंदोलन में भाग लिया। हालांकि जो है ज़्यादातर
मुसलमान इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि 1930 के समय तक आते आते ज़्यादातर मुस्लिम जो समाज है उसका नेतृत्व मुस्लिम लीग कर रही थी और मुस्लिम लीग जो है इस आंदोलन से दूर रह रही थी। इसीलिए जो है बहुत अधिक मुस्लिमों का समर्थन इस आंदोलन को नहीं मिला। लेकिन ये 100% नहीं है। बहुत से राष्ट्रवादी मुसलमान जो कांग्रेस में थे उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है खान अब्दुल गफ्फार खां और खुदाई खिदमतगार के बहुत से सदस्य। तो उन लोगों ने सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती नाम होने के पीछे कोई और वजह नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सभी लोग लाल कपड़े पहनते थे, लाल कलर की शर्ट पहनते थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन पड़ गया। सभी सदस्य जो स्वयं सेवक थे सत्याग्रही, वो क्या करते थे, वो सब लोग लाल कुर्ती पहनते थे, इसीलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के समय में जब लाल कुर्ती आंदोलन शुरू हुआ तो खान अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि सभी देश भर से नेता गिरफ्तार किए जा रहे थे तो खान अब्दुल गफ्फार खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये जो खुदाई खिदमतगार के सदस्य थे इन्होंने एक पेशावर में स्थान है किस्सा ख्वानी बाज़ार, पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है, तो किस्सा ख्वानी बाज़ार में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई। वहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खां के गिरफ्तारी के विरोध में, और ये प्रदर्शन पूरी तरीके से अहिंसात्मक था, क्योंकि इस समय तक खान अब्दुल गफ्फार खां ने अपना नेता किसे मान लिया है, महात्मा गांधी को, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। और आगे आप बहुत से जगहों पर देखेंगे जब गांधी जी से बहुत से लोग असहमत हो जाते थे तो खान अब्दुल गफ्फार खां गांधी जी के साथ खड़े होते थे, यानी कि ये गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, इसीलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो लाल कुर्ती आंदोलन है ये किसी भी प्रकार से हिंसात्मक आंदोलन नहीं था, ये महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलता हुआ एक आंदोलन था। और खान अब्दुल गफ्फार खां की गिरफ्तारी के बाद में पेशावर में किस्सा ख्वानी बाज़ार में एक बहुत बड़ी जनसभा कर रहे थे खुदाई खिदमतगार के सदस्य। तो जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो पेशावर में कौन सा स्थान है, किस्सा ख्वानी बाज़ार, किस्सा ख्वानी बाज़ार में जनसभा किस लिए हो रही थी, गिरफ्तारी के विरोध में। और नमक सत्याग्रह तो था ही, यानी सविनय बंद अवज्ञा आंदोलन तो चल ही रहा था। तो किस्सा ख्वानी बाज़ार में जो जनसभा हो रही थी तो पुलिस इसके लिए तैयार थी। अंग्रेज ये वहाँ पर एक बटालियन भेजते हैं, वो है गढ़वाली रेजिमेंट। गढ़वाली रेजिमेंट जो है वो वीर चंद्र सिंह के नेतृत्व में वहाँ पहुँचती है और उसे आदेशित करते हैं कैप्टन रॉकेट कि आप जो है गोलीबारी करिए, यानी ये लोग को भीड़ तितर बितर करने के लिए वहाँ पर गोली चलाने का आदेश देते हैं कैप्टन रॉकेट। और वहाँ पर जो बटालियन का नेतृत्व कर रहे हैं गढ़वाली रेजिमेंट का वो है वीर चंद्र सिंह। गढ़वाल रेजिमेंट के ये वीर चंद्र सिंह बहुत पॉपुलर हैं, इनको महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो अपना एक निर्णय लिया वो बहुत बड़ा साहसिक कदम था। जैसे 1857 में आपने मंगल पांडे को पढ़ा था कि किस प्रकार से उन्होंने विरोध कर दिया था, सैनिकों में विद्रोह कर दिया था, बिल्कुल वैसा ही एक विद्रोह का सामना यहाँ पर, विद्रोह का मामला यहाँ पर सामने आया। वो मामला ये था कि जब किस्सा ख्वानी बाज़ार में गढ़वाली रेजिमेंट भेजी गई यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा थे, तो वीर चंद्र सिंह ने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम निहत्थे ऐसे भारतीयों पर गोली क्यों चलाएं
जो अहिंसात्मक रूप से जो है आंदोलन कर रहे हैं उन पर हम गोली नहीं चलाएंगे। तो अंग्रेज इससे अवाक रह गए। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से हमारी सेना का कोई भी एक सदस्य जो है वो इनकार कर देगा। खैर, वहाँ पर तुरंत जो है दूसरे अंग्रेज सैनिकों के द्वारा गोलीबारी कराई गई और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। 200-250 लोग उसमें जो है मशीन गन से गोलियां चला दी गई, जिससे बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। और बाद में गढ़वाली रेजिमेंट के उन सभी सैनिकों पर और वीर चंद्र सिंह पर जो है सैनिक कानून के तहत कार्रवाई की गई, कोर्ट मार्शल किया गया और इनको सबको सजाएं दी गई। वीर चंद्र सिंह को आजीवन कारावास दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेशावर में वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अंग्रेज़ों का आदेश मानने से इनकार कर दिया और लाल कुर्ती आंदोलन के जो सदस्य थे जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो वो थे गढ़वाली रेजिमेंट के वीर चंद्र सिंह। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा था, किस्सा ख्वानी बाज़ार में जनसभा चल रही थी गिरफ्तारी के विरोध में और यहाँ पर गढ़वाली रेजिमेंट वीर चंद्र सिंह के नेतृत्व में इन्होंने विश्व युद्ध के समय से ही सेना में थे, ये पहले से ही हवलदार के पद पर रहे, भेजी गई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया? कैप्टन रॉकेट ने गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन वीर चंद्र सिंह ने क्या किया? यहां पर वीर चंद्र सिंह इन्होंने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया और बाद में जो है अंग्रेज जो सिपाही थे उनके द्वारा जो है ये आदेश पूरा करवाया गया और गोली यहाँ पर चली। बाद में ये भी पॉइंट नोट करेंगे, बाद में अंग्रेज सिपाहियों ने गोलीबारी की और इसमें 200 से 250 लोग मारे गए। और इनका क्या हुआ? वीर चंद्र सिंह और इनके साथियों का इन पर जो है सैनिक कार्रवाई की गई, सैनिक कानून यानी कोर्ट मार्शल किया गया और आजीवन कारावास इनको दिया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये है पूरा लाल कुर्ती आंदोलन और ये जो पेशावर में ये घटना हुई इसको कहा जाता है किस्सा ख्वानी नरसंहार। इसको क्या कहा जाता है? किस्सा ख्वानी नरसंहार। तो लाल कुर्ती आंदोलन के विषय में 2-3 चीज़ें आपको खास करके याद रखनी है। एक तो खान अब्दुल खान के जो उपनाम हैं इनको आपको याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खां कहा जाता था क्योंकि इन्होंने पख्तूनों को एकत्रित किया था, उनको जन जागृत किया था और एक संगठन बनाया था खुदाई खिदमतगार। तो ये पख्तूनों के बादशाह के रूप में फेमस हुए, इनको बादशाह खां कहा जाता था। सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी इसलिए कहा जाता था क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने महात्मा गांधी को अपना लीडर चुना और फिर ये अहिंसक मार्ग से आंदोलन करते थे और पूरा जीवन इन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चल करके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। तो इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है और इनको फ़क़े अफ़गान भी कहा जाता है या शेर ए
अफगान भी कहा जाता है, बड़ा क्षमाशील भी कहते हैं इनको। और इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है खुदा की खिदमत करने वाले, यानी ईश्वर के सेवक। और ये सभी लोग जो है वो लाल कलर के कपड़े पहनते थे, इसीलिए जो आंदोलन इन्होंने किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में, उसको लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, रेड शर्ट्स मूवमेंट। इस आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में पेशावर नामक स्थान पर किस्सा ख्वानी बाजार में एक आंदोलन चल रहा था, एक जनसभा चल रही थी, जहां पर गढ़वाली रेजिमेंट भेजी गई वीर चंद सिंह के नेतृत्व में और गोली चलाने का आदेश दिया गया कैप्टन राकेट के द्वारा। लेकिन वीर चंद सिंह भारतीय थे, इन्होंने कहा कि भले मैं जो है इस सेना में हूँ, अंग्रेज़ों की सेना में हूँ, लेकिन मैं भारतीयों पर जो निहत्थे हैं, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, मैं उन पर गोली नहीं चलाऊंगा। ये बहुत बड़ी घटना है 1930 की। इस घटना का महत्व ये है कि जब आप INA का गठन पढ़ते हैं, मोहन सिंह वो स्वीकार करते हैं कि ये जो हमने पूरी सेना बनाई थी, जिसका नेतृत्व आगे सुभाष चंद्र बोस करेंगे, आज़ाद हिंद फौज बनेगी, तो उसका मूल यहीं से स्टार्ट होता है। उन्होंने लिखा है कि जब हमने यहाँ पर देखा कि वीर चंद सिंह की रेजिमेंट ने यहाँ पर 1930 में इस प्रकार का एक कदम उठाया जो साहस से भरा हुआ था, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी कि एक सेना का गठन किया जाए जो एक पूरी तरीके से भारतीय सेना हो। क्योंकि ये जो अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म करते थे, भारतीयों को नियंत्रित करते थे, ये किसके दम पर करते थे? ये सैनिकों के दम पर ही करते थे। और उन सैनिकों में ज़्यादा मात्रा तो भारतीय सैनिकों की ही होती थी। तो भारतीय सैनिक अगर चाहते, देशभक्ति पे अगर आ जाते, तो अंग्रेज़ों को कभी का ही खदेड़ देते। मंगल पांडे से ये प्रयास शुरू हुआ था और धीरे धीरे चल करके ये देशभक्ति सेना के अंदर फैलती रही थी और कई जगहों पर जो है सेना ने विद्रोह किया है। तो यहाँ पर गढ़वाली रेजिमेंट के वीर चंद सिंह को आप याद रखेंगे। और बाद में अंग्रेजी सिपाहियों ने जो है वो गोलीबारी की और इसमें तमाम लोग मारे गए, जिसको किस्सा ख्वानी नरसंहार कहा जाता है। और ये जो रेजिमेंट के लोग थे, इन पर कोर्ट मार्शल किया गया और वीर चंद सिंह को आजीवन कारावास दिया गया था। तो इतना आप लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जियाल रंग या जिया तरंग आंदोलन, दोनों ही शब्द सही हैं। नागा रीजन से संबंधित ये आंदोलन है जियाल रंग। जियाल रंग आंदोलन, जियाल रंग या इसको कहते हैं जिया तरंग, जिया तरंग आंदोलन। देखिए इसके विषय में आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से संबंधित है। ये नागा क्षेत्र यानी पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में ये आंदोलन चलाया गया और इसके नेतृत्वकर्ता में दो लोगों का आपको नाम याद रखना है, यदुनांग, यदुनांग और उनकी चचेरी बहन, यदुनांग और उनकी चचेरी बहन थी जिनको कहा जाता है रानी गिडालू, रानी गिडालू या गाई डेनल्यू, गाई डेनल्यू भी कहा जाता है इनको, रानी गिडालू या गाई डेनल्यू। तो यदुनांग और उनकी चचेरी बहन, देखिए पहले इस जो आंदोलन चल रहा था जियाल रंग आंदोलन, उसका नेतृत्व यदुनांग कर रहे थे। बाद में यदुनांग को गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दे दी गई। तब जो है इनकी चचेरी बहन जो बहुत कम उम्र की थी, उनको नेतृत्व मिला और रानी गिडालू, इनका नाम था गिडालू और रानी की उपाधि बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इनको दी थी। तो इनको कहा जाता है रानी गाउ डेनल्यू, गाई डेनल्यू या गिडालू। सभी शब्द आपको लिखे मिलेंगे। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के नाम हैं, उच्चारण कई प्रकार से किया जाता है। तो रानी गिडालू आप लिखें। यदुनांग के विषय में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले वहाँ की स्थिति क्या थी नागा क्षेत्र में, नागाओं के क्षेत्र में, जिसको प्रमुख रूप से आज नागालैंड के रूप में आप देखते हैं। तो वहाँ पर ईसाई लोग जो थे, अंग्रेज़ों का जो धार्मिक
प्रचार वाली नीति थी उसमें ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे जगह जगह पर जा करके, तो ईसाइयत का प्रचार वहाँ पर कर रहे थे ईसाई लोग, और इससे जो है ये लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि ये अपने नागा धर्म, जिसको हरक्का धर्म कहा जाता था पहले से था, तो हरक्का धर्म का शासन वहाँ स्थापित करना चाहते थे। ये चाहते थे कि ईसाइयत यहाँ से हम हटाएं और यहाँ पर हम हरक्का धर्म को स्थापित करेंगे। तो आपसे प्रश्न किया जाता है कि जो जियाल रंग आंदोलन है जो यदुनांग के नेतृत्व में किया जा रहा था, वो क्या स्थापित करना चाहते थे? तो वो हरक्का धर्म जो है स्थापित करना चाहते थे। तो यदुनांग यहाँ पर क्या पहले भूमिका में क्या है, क्या कर रहे थे ये? तो यहाँ पर जो ईसाई हैं, ईसाई क्या कर रहे थे? ईसाई जो नागा राज था, नागा राज्य में ईसाइयत का प्रचार कर रहे थे। ईसाइयत का प्रचार ये कर रहे थे, इससे ये लोग नाखुश थे और ये इनके विरोध में आ गए। तो यहाँ पे यदुनांग और इनके साथी, इन्होंने पूरा अपना एक टीम गठित किया और ये लोग इसके विरोध में आ गए। और ये क्या चाहते थे, इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था हरक्का धर्म को स्थापित करना। और इसके लिए इन्होंने हरक्का आंदोलन चलाया। हरक्का आंदोलन, हरक्का आंदोलन चला रहे थे ये यदुनांग। तो ये जो धर्म की स्थापना के लिए, हरक्का धर्म की स्थापना के लिए हरक्का आंदोलन चला रहे थे। तो यदुनांग बन गए धर्मगुरु। धर्मगुरु, इनको वहाँ पर धर्मगुरु माना गया। और ये किसको मानते थे? तिगवा देवता को मानते थे। इनके देवता का नाम क्या था? तिगवा देवता। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हरक्का धर्म के देवता कौन थे? तो हरक्का धर्म के जो देवता थे वो थे तिगवा देवता। इनको ही ये लोग मानते थे। और जो इस धर्म को मानने वाले यानी यदुनांग के जो समर्थक थे उनको कहा जाता था खामपाइज। उनको क्या कहा जाता था? खामपाइज। इनके जो अनुयायी थे, अनुयायी, ये क्या कहलाते थे? खामपाइज। खामपाइज। तो कई प्रश्न यहाँ पर आपसे बन जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यदुनांग किस धर्म की स्थापना के लिए आंदोलन चला रहे थे? हरक्का धर्म की स्थापना से। यह आंदोलन का नाम क्या था? हरक्का आंदोलन। और इस हरक्का आंदोलन के जो अनुयायी थे यानी हरक्का धर्म के अनुयायी थे वो किस देवता को मानते थे? तिगवा देवता को। और इनको क्या कहा जाता था? खामपाइज कहा जाता था। तो ये भूमिका है, यानी कि ये चल रहा था पूर्वोत्तर भारत में। और इसी समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो यदुनांग इसमें शामिल हो गए, क्योंकि वो भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब उद्घोष हुआ महात्मा गांधी के द्वारा, तो यदुनांग इससे जुड़े और इन्होंने अपने नागा राज्य में वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इन्होंने पूर्ण बहिष्कार यानी पूर्ण असहयोग सत्ता से और कर का बहिष्कार यानी कर भी नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे, इस आंदोलन को यहाँ पर संचालित करना शुरू कर दिया। तो बाद में ये क्या करने लगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन जियाल रंग आंदोलन की चर्चा हम कर रहे हैं, में भाग लिया। और इन्होंने क्या किया? पूर्ण बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार और कर ना दो, ये इन्होंने यहाँ पर चलाना शुरू कर दिया। और ये जब कर और बहिष्कार, जब कर वाली बात कहीं भी आ जाती थी तो जो सरकार है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाती थी तुरंत दमन करने के लिए, क्योंकि कर सीधे से राजस्व से जुड़ा हुआ मामला था ना। तो जब इन्होंने कहा कर नहीं देंगे, पूर्ण बहिष्कार करेंगे, तब इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1931 में इनको जो है फांसी दे दी गई। देखिए, दमन करने में अंग्रेज जरा सा भी नहीं चूकते थे, जिसको पकड़े उसको जेल या फांसी तुरंत। तो 1931 में यदुनांग को गिरफ्तार कर लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सज़ा दी गई।
फांसी दे दी गई। अब इनकी चचेरी बहन रानी गिडालू, रानी इनको पहले नहीं कहते थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इनको जो है रानी की उपाधि दी थी। तो रानी गिडालू बहुत कम उम्र की थी, 13-14 साल की ये थी, और इन्होंने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया इस आंदोलन का। तो इनकी फांसी के बाद में नेतृत्व किसके हाथ में आ गया? अब नेतृत्व जो है चचेरी बहन रानी गिडालू। इनके हाथ में नेतृत्व आ गया और इन्होंने अपने पूरे दमखम के साथ में आंदोलन को जारी रखा, और इतना ज़्यादा ये अंग्रेज़ों से मुकाबला करने में आगे आ गई कि इनको लोग देवी का अवतार कहने लगे। वहाँ के लोग इनको कहने लगे कि ये चेरा चामा डिनल्यू की अवतार हैं। उनकी एक देवी थी चेरा चामा डिनल्यू। तो रानी गिडालू को माना जाता था कि ये चेरा चामा डिनल्यू की अवतार हैं, यानी ये देवी हैं। और अंग्रेज़ इतना परेशान हो गए, अंग्रेज़ों ने पहले 200 रुपये इनाम रखा कि जो भी रानी गिडालू की खबर देगा उसको 200 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। बात नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई पकड़वाने में मदद कर दे तो 500 रुपये का पुरस्कार देंगे। उसके बाद इनाम की धनराशि और बढ़ाई गई कि 10 वर्षों का ग्रह कर उसका जो है माफ़ कर दिया जाएगा जो रानी गिडालू को गिरफ्तार करने में मदद करवाएगा। यानी एक प्रकार से ये इनामी हो गई, इनके ऊपर इनाम रख दिया सरकार ने इनको पकड़वाने के लिए। और लोगों ने, किसी भी व्यक्ति ने इनका सूचना सरकार तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि इनको देवी का अवतार माना जाता था। चेरा चामा डिनल्यू देवी हैं उनकी, तो कहा कि ये चेरा चामा डिनल्यू की अवतार हैं रानी गिडालू। बाद में 1932 में असम राइफल्स ने धावा बोला, किसके ऊपर? इन्हीं के दल के ऊपर। और इनको क्या कहा जाता था? इनके अनुयायियों को कहा जाता था खामपाइज। तो खामपाइजों और असम राइफल्स के बीच में एक 1932 में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में जो है ये खामपाइज हारे और रानी गिडालू को गिरफ्तार कर लिया गया। रानी गिडालू को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 16 वर्ष की थी उस समय इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, और बाद में बहुत दिन बाद इनको छोड़ा गया 1941-42 के आसपास। तो यहाँ पर जो अगला बिंदु आप नोट करेंगे कि रानी गिडालू के विषय में, रानी गिडालू इनको जो है देवी का अवतार माना जाता था। देवी का अवतार, किस देवी का अवतार? चेरा चाम डिनल्यू देवी माना जाता था। इन पे इनाम रखा गया, 200 रुपये, फिर बढ़ा के किया गया 500 रुपये, और फिर जो है 10 वर्ष का ग्रह कर माफ़ करने का जो है इनाम रखा गया। फिर भी इनको पकड़ नहीं पाए सरकार, इनके ऊपर इनाम रखा गया। और बाद में 1932 में एक लड़ाई हुई। 1932 में असम राइफल्स और खामपाइजों के मध्य लड़ाई, और इस लड़ाई में जो है रानी गिडालू गिरफ्तार हो गई। इसमें क्या हुआ? रानी गिडालू गिरफ्तार, तब जाकर इनको गिरफ्तार कर पाए और इन पे जो है मुकदमा चला करके आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। आजीवन कारावास की सज़ा इनको दी गई। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि रानी गिडालू को जो है आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगी, और बाद में 1941-42 के आसपास जो है इनकी सज़ा पूरी हुई और इनको छोड़ा गया था। और गिडालू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। इसको भी आप नोट कर लेंगे कि ये जो रानी की उपाधि है वो किसने दी थी? JL नेहरू ने ये उपाधि दी थी। रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी इनको। तो ये जियाल रंग आंदोलन जो है वो, या जिया तरंग आंदोलन से संबंधित है। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित एक घटना है। रानी गिडालू को
नागालैंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसी प्रकार से नागालैंड की रानी गिडालू थी। तो इनको कहा जाता है नागालैंड की, इनका एक और नाम क्या है, नागालैंड की लक्ष्मीबाई। तो इस प्रकार से ये जियाल रंग आंदोलन आपने पढ़ा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। एक और बहुत बड़ी घटना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, चटगांव शस्त्रागार कांड, जिसको हम पीछे सूरसेन मास्टरदा के नेतृत्व में किस प्रकार से जो पश्चिम बंगाल का उस समय जो इस वर्तमान में बांग्लादेश है, उस समय का जो बंगाल था, वहाँ पे चटगांव में जो है शस्त्र जो गोदाम था उस पर लूट कर ली थी, उसको हम पढ़ चुके हैं पीछे, चटगांव शस्त्रागार लूट कांड के। तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन इस प्रकार से पूरा हो जाता है चैप्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलनों के विषय में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।